Okay, today we will discuss about the Freud's theory of socialization. I think यहाँ थे। इसमें उन्होंने दो थियरी के बारे में चर्चा करेंगे। एक है उनका साइको सेक्सुअलिटी थियरी और दूसरा है साइकोएनालिटिकल थियरी। स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर। यस। तो सिगमंड फ्रायड की बात करें तो ये ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे और इन्होंने अपनी जो थियरी दी वो ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति का स्व कैसे विकसित होता है। जो डिफरेंट, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, लड़का हो लड़की हो, समाज में उसका विकास कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी और उसमें कुल 5 अवस्थाएं बताते हैं वो, जिसके थ्रू होते हुए उसका विकास होता है। और जब वो मैचुरेशन की स्टेज को अटेन करता है फिर वो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर को करना प्रारंभ करता है, या अगर उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो नॉन सोशल भी बनता है। इसके लिए वो कहते हैं कि जो पैसेज है, जिस रास्ते से होकर के उसका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि कुल 5 अवस्थाओं में ये होता है। और जो उसके प्लीजर्स के जो पॉइंट्स हैं वो उसी की बॉडी में ही होते हैं और उसी बॉडी में उसके जो कामुकता क्षेत्र होते हैं, जिसको उन्होंने इरोजिनस जोन्स कहा है, जिसके आधार पर व्यक्ति का विकास होता जाता है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है। जैसे वो कहते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उस स्थिति में उसकी पूरी जो इरोजिनस जोन होते हैं वो उसके माउथ पे होता है, जिसको उन्होंने ओरल स्टेज के नाम से कहा। इसी तरह से फिर बच्चा धीरे धीरे टॉयलेट जाना सीखता है या सीखती है, फिर उसके बाद उसके सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में उसका विकास होता है। सिगमंड फ्रायड को हमने पहले ही कहा कि आप उनको ज्यादा साइकोलॉजिस्ट ना कह करके यदि उनको हम साइकियाट्रिक कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी स्टडी की वो जो मानसिक रूप से जितने बीमार रोगी थे, एक तरह से कह लीजिए जो बीमार थे, उनके ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करी है और उन्होंने फिर अपनी साइकोएनालिटिकल एनालिसिस का भाग दिया था। एक बात यहाँ समझने की है कि सिगमंड फ्रायड को हम सोशियोलॉजी में पढ़ जरूर रहे हैं, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका समाजीकरण की प्रक्रिया से कोई सीधा कंसर्न नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी अपनी जो उनकी राइटिंग है, जहां भी उन्होंने साइकोएनालिटिकल थियरी के बारे में कहा है या साइकोसेक्सुअल थियरी के बारे में कहा है, कहीं पे भी वो सोशलाइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे वो साइकोएनालिटिकल थियरी हो चाहे साइकोसेक्सुअल थियरी हो, कहीं पे भी उन्होंने सोशलाइजेशन या सामाजिकरण का नाम कहीं नहीं दिया है, जो भी उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट का नाम आप लोग जानते हैं, टालकट पार्सन्स। इन्होंने भी जो अपनी समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की, जो इंटरप्रिटेशन फंक्शनलिज्म के अंतर्गत दिया है, उन्होंने भी फ्रायड के सिद्धांत को एक आधार या एक एक्सप्लेनेशन का आधार माना था, जो उन्होंने अपना सोशलाइजेशन की प्रक्रिया या अपना सोशलाइजेशन का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था। फ्रायड बिलीव करते थे कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, अर्थात व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट से बहुत क्लोज लिंक्ड है। अर्थात व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, वो एग्रेसिव होगा, वो बहुत ज्यादा लिबरल होगा, किस तरह का व्यक्ति होगा, यह डिपेंड करेगा कि उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा हुआ है या उसका लैंगिक विकास कैसे हुआ है, इसके साथ उसका बहुत क्लोज लिंक्ड बताते हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, जो ह्यूमन का कंडक्ट है, वो ह्यूमन का कंडक्ट या व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका विजुअल पोर्शन, मतलब जो व्यक्ति के व्यवहार हैं वो व्यक्ति के व्यवहार का बहुत कम भाग ही हमको दिखाई देता है। जैसे हम जो करते हैं, जो हम कर रहे हैं, ये तो आपको दिखाई देगा। जो हम सोच रहे हैं, हमारे सामने जो हम सुबह जग करके ब्रश किए, लेटरिन गए, फिर हमने अपना थोड़ा बहुत नाश्ता फास्ता किया, जो कुछ भी किया, ये सब हम चेतन अवस्था में करते हैं। लेकिन व्यक्ति चेतन अवस्था में जितना कार्य करता है उससे कहीं ज्यादा पार्ट उसके अचेतन मस्तिष्क में होता है।
तो उनका ये कहना था कि जो ह्यूमन कंडक्ट है, जो व्यक्ति के व्यवहार आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से बोल रहा है, कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, या कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो आइसबर्ग के समान है। व्यक्ति के व्यवहार का जैसा भी व्यवहार कर रहा हो, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो, जैसे एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए तो उसी के हिसाब से हमको दिखाई देता है। तो बर्फ का टुकड़ा अगर डालेंगे तो गिलास में गिर डूब जाएगा। क्यों, क्या मानते हैं आप लोग? वो सर तैरेगा। 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 ठीक है, यस सर। यदि जानते हैं तैरेगा तो अच्छी बात है। तो आइसबर्ग, जैसे समुद्र में बहुत बड़ा हिमखंड गिर जाए और वो तैरता रहता है समुद्र के पानी में, वैसे ही उन्होंने इसकी सिमिलैरिटी रखी है मानव के मन की, जिसे आप माइंड कहते हैं। और उनका मानना था कि मोस्ट पार्ट रेस्टिंग इन अनसीन। आप जो करते हैं, जो आप दूसरे के समक्ष व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा पार्ट जो है वो जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें आपके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन आपके मन में क्या चीज है, ये चीज आप किसी के मन को बाहर से देख करके नहीं पता कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति का ये जो अनसीन पार्ट है ना, व्यक्ति के जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं उसके कंडक्ट को, उसके व्यवहार को। और जो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है आइसबर्ग का, उनका मानना था कि जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको आप चेतन मन कह लीजिए, चेतन मन ये पूरा आइसबर्ग है, ये समुद्र में गिरा हुआ एक हिमखंड है, और बहुत छोटा सा पार्ट हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वो है जो व्यक्ति आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा है, आपके साथ अच्छे से बोल रहा है, आपका सम्मान कर रहा है। ये सारी चीजें उसके कॉन्शियस माइंड के पार्ट्स हैं जो वो प्रदर्शित कर रहा है। बहुत सारी ऐसे हैं जो उसके सब कॉन्शियस माइंड में है, जिसको आप अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। और बहुत कुछ ऐसा है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, जिसको अचेतन मस्तिष्क आप कह सकते हैं। तो ये अवचेतन और अचेतन जो है, ये पानी के अंदर की स्थिति है, ये दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो उन्होंने कंपेयर किया है माइंड को, व्यक्ति के मन को आइसबर्ग की तुलना में, उन्होंने उसको तुलना किया है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। दूसरी बात, जहां तक उन्होंने ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात कही, वहीं पे उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस है, व्यक्ति के, या आप इन जनरल भी देखिए तो व्यक्ति के अस्तित्व के दो कारक हैं। एक, उसके अंदर की एनर्जी। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी, आप कोई काम नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, एक कदम चल भी नहीं सकते, गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकते हैं। तो पहली बात है कि व्यक्ति के शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने बात कहा इंस्टिंक्ट की। एक तो बात उन्होंने कहा कि एनर्जी है, बिना ऊर्जा के व्यक्ति नहीं कर सकती है, नहीं कोई काम कर सकता। और दूसरा वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। ये कार्य तो करने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन कैसे कार्य करेगा, किस अच्छा कार्य करेगा, बुरा कार्य करेगा, इस चीज के लिए उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। और इन्हीं दोनों के परिणाम से व्यक्ति का अस्तित्व बनता है, या कह लीजिए पर्सनालिटी उसकी इसी से विकसित होती है। व्यक्तित्व का अस्तित्व ही इन्हीं दो वजह से उन्होंने माना है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, उसमें एक बात है उसकी ऊर्जा, और दूसरी बात है उसकी मूल प्रवृत्तियां, जिसको उन्होंने इंस्टिंक्ट कहा है। इसी आधार पे उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी प्रपोज की, कि जो ये एनर्जी की बात करी उन्होंने, कि कुछ एनर्जी है, कुछ ऊर्जा है उसको दौड़ने के लिए, भागने के लिए, काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो भी काम, जहां कहीं भी ऊर्जा की आवश्यकता है, वो सारी चीजें उसकी एक बात है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि दूसरी बात है उसकी इंस्टिंक्ट की या मूल प्रवृत्तियों की। एनर्जी के लिए वो एनर्जी को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक एनर्जी कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनर्जी, जिसको आप शारीरिक ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। एनर्जी को भी, ऊर्जा को भी वो दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक ऊर्जा की बात करते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने के लिए जरूरी है। और शारीरिक कार्य में क्या,
जैसे उसको दौड़ना है, कोई चीज लिखना है, हाथ से आपको कोई चीज लिखना है, कोई चीज उठाना है, इवन आपके जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे जैसे आपको रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों के लिए आपको फिजियोलॉजिकल एनर्जी चाहिए। कुल मिलाकर के आप ये कह लीजिए, बायोलॉजी के टर्म में अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी के लिए उसको एटीपी चाहिए, है ना। जो लोग बायोलॉजी के होंगे उनको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको एटीपी चाहिए। बिना एटीपी के वो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ये उसकी शारीरिक ऊर्जा के लिए जरूरी है कि वो खाना खाए और बैलेंस्ड डाइट ले। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, लिपिड भी हो, विटामिन भी हो, है ना, बहुत सारी चीजें जो आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जिसकी वजह से वो दौड़ सकता है, लिख सकता है, श्वसन क्रिया कर सकता है, उसका पाचन क्रिया होगा, उसका उत्सर्जन तंत्र ये सारा कार्य करेगा। ये फिजियोलॉजिकल एनर्जी के लिए जरूरी है, जो उसको फिजियोलॉजिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड के माध्यम से। दूसरी एनर्जी की बात करते हैं मेंटल एनर्जी की। कुछ ऐसे भी कार्य व्यक्ति करता है जो उसकी मानसिक स्थितियों से संबंधित होता है, अर्थात सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता। दीज आर द मेंटल एनर्जीज। इसके पीछे जो कार्य करने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उन्होंने मानसिक ऊर्जा का। तो ऊर्जा ह्यूमन बॉडी को संचालित करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए, एक बात उन्होंने कहा कि ऊर्जा होनी चाहिए। और ऊर्जा को उन्होंने दो तरह से बात करी, एक फिजियोलॉजिकल एनर्जी जिसको आप शारीरिक ऊर्जा कहते हैं, जो मांसपेशियों से संबंधित आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनलिज्म के लिए जरूरी है। और दूसरी बात वो करते हैं मेंटल एनर्जी, जिसमें आप सोचते विचारते हैं, किसी चीज पे अवधान केंद्रित करते हैं, कोई तर्क करते हैं, कोई विचार करते हैं। इन सारी चीजों के लिए आपको मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ वो बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की, और मूल प्रवृत्तियों को वो भी दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक मूल प्रवृत्ति को कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, या जिसको आप कह सकते हैं जीवन की मूल प्रवृत्ति। ऐसी मूल प्रवृत्ति जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के लिए जरूरी है, इसको उन्होंने नाम दिया इरोज। ठीक है, ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया इरोज। इरोज इज द कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट, जिसको आप कह लीजिए कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है। लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब हुआ वह जो जीवन को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता हो। इसमें उन्होंने एक एनर्जी की बात करी है, लिबिडो की, जो सेक्स के लिए जरूरी है। जो आपके सेक्स की जितनी भी एनर्जी की उन्होंने बात करी है, और इसी आधार पे वो पूरी अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टेजेस की भी बात करते हैं, वो इसी लिबिडो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरी एनर्जी की बात करते हैं डेथ इंस्टिंक्ट की, इंस्टिंक्ट की एनर्जी की तो बात यहाँ पे हो गई, फिजियोलॉजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। लेकिन जो इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्तियां हैं, वो मूल प्रवृत्तियां दो तरह की हैं। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसको जीवन मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं। दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको आप मृत्यु मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं, जिसको उन्होंने कहा थैनेटोज। एक है इरोज। इरोज इज द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। इंस्टिंक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इज नोन एज इरोज, एंड इंस्टिंक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव वर्क्स इज नोन एज थैनेटोज। थैनेटोज वह मूल प्रवृत्ति है जिसकी वजह से विध्वंसकारी कार्य व्यक्ति करता है। ऐसे कार्य जो व्यक्ति को, समाज को तोड़ने के कार्य करते हैं, उसके पीछे जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, वो उन्होंने कहा वो थैनेटोज है। और यदि समाज में आप कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, कोई सृजनकारी कार्य करते हैं, तो उसके पीछे जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, वो मूल प्रवृत्ति इरोज है, जिसमें उन्होंने कहा सेक्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक एनर्जी लिबिडो एनर्जी काम करती है, लिबिडो एनर्जी फोर्स कार्य करती है। लाइफ इंस्टिंक्ट, अगर हम एक एग्जांपल के बारे में बात करें, जिसका की एक्सप्लेनेशन अपने साइकोसेक्सुअल थियरी में फ्रॉयड ने भी किया है, वो कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, जो कि एक उन्होंने लिया सेक्स इंस्टिंक्ट। ये मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति की। यदि मानव है तो जैसे हमको भूख लगती है, जैसे प्यास लगता है ना, इसीलिए मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जिसको व्यक्ति
वो मूल मूल में है व्यक्ति के। अगर मानव है तो उसके अंदर ये होगा ही होगा। तो वही बात लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बात किया, सेक्स इंस्टिंक्ट, यदि मानव है तो उसके अंदर कामेक्षा भी होगी। ये बात उनकी अपनी साइको सेक्सुअल थियरी में दिया। और लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए ये इंस्टिंक्ट ऐसा है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से नई ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उसका मूल प्रवृत्ति सेक्स है और वो रिप्रोडक्शन के आधार पे अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करते हैं। तो चूंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क है, पीढ़ी को बनाने का काम है, इसलिए उन्होंने लिबिडो को लाइफ इंस्टिंक्ट के अंतर्गत रखा। और इस रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी फोर्स है वो एनर्जी फोर्स लिबिडो है। लिबिडो के हिसाब से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया। और ये जो लिबिडो एनर्जी है ये व्यक्ति के सेक्सुअल एक्टिविटीज में दिखाई देता है। कितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज व्यक्ति करता है वो सारी आपकी लिबिडो, उनका मानना है कि लिबिडो एनर्जी उसके पीछे काम करती है। एक बात यहां समझने की है कि इस तरह का कोई लिबिडो, कोई फोर्स ऐसा नहीं जिसको किसी ने एब्स्ट्रैक्ट किया हो। ये एक हाइपोथेटिकल, आप कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स का उन्होंने बात किया है या हाइपोथेटिकल एनर्जी की बात की है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जो लोग साइंस, आप लोग फिजिक्स जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, एक सब्सटेंस का हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक ईथर होता है। जब इसके प्रकाश के, जब लाइट के ड्यूअल नेचर पे बात की जा रही थी, तो लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक ऐसी बात कही गई कि इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल है। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि एक ईथर होता है जिसको कोई देख नहीं सकता, उसी माध्यम में वो चलता है। ईथर नामक मीडियम की बात करी, लेकिन आज तक ईथर को कोई खोज नहीं पाया। वो जो ईथर हम मीडियम की बात करते हैं, वो ईथर मीडियम को आज तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका, प्राप्त किया। वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली यहां पर भी फ्रॉयड लिबिडो एनर्जी फोर्स को हाइपोथेटिकल आप मान सकते हैं। ऐसा कुछ निकाला नहीं गया कि कोई लिबिडो एनर्जी फोर्स किसी के अंदर दिखाई दे रहा हो जिसके वजह से सेक्स इंस्टिंक्ट उसका काम कर रहा हो। तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट उन्होंने बात करी। तो यूनिवर्सल साइकोसेक्सुअल स्टेजेज हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक मनोलैंगिक अवस्थाएं। ये चाहे कोई सी भी जाति होगी, कोई सा भी समाज होगा, चाहे अर्बन समाज हो, रूरल समाज हो, एडवांस हो, है ना, किसी भी प्रकार का समाज हो, इसलिए उसको इन्होंने यूनिवर्सल कहा है। यदि मानव के स्व की विकास कही जाएगी तो वह यूनिवर्सल व्यक्ति के, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के स्व का विकास इन्हीं 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? पहली अवस्था वो कहते हैं ओरल स्टेज। आवाज आ रही है? Am I audible? यस सर। हाँ, तो वो पहली अवस्था बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज इज ओरल स्टेज। दूसरी अवस्था का नाम वो लेते हैं एनल स्टेज। तीसरी अवस्था को कहते हैं फैलिक स्टेज। चौथी अवस्था लेटेंसी स्टेज और 5वीं अवस्था जेनाइटल स्टेज। इन 5 चरणों से होते हुए व्यक्ति का मनोलैंगिक विकास होता है। यहां पर एक बात समझने की है कि जो लेटेंसी स्टेज है, एक्चुअल में इन सारी अवस्थाओं में, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और जेनाइटल स्टेज, इन 4 अवस्थाओं में तो इरोजिनस जोन्स होते हैं, कामुकता क्षेत्र होते हैं। लेकिन लेटेंसी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें इरोजिनस जोन या कामुकता क्षेत्र छुपे हुए होते हैं, व्यक्त नहीं होते, इसीलिए उसको उन्होंने अव्यक्ता अवस्था भी कहा है। और अगर टेक्निकली हम बात करें तो टेक्निकली लेटेंसी स्टेज जो है वो फ्रायड के सिद्धांत में, सब में तो कहीं ना कहीं स्टेजेस हैं। खैर चलिए, इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि क्या, कैसे उसको आप टेक्निकली नहीं कह सकते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 अवस्थाएं हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ठीक है, तो ओरल स्टेज है जिसको आप मुखावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें उनका मानना है कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं वो व्यक्ति के, मतलब इस एज में व्यक्ति का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट उसके मुख पे होता है ना।
वो एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसी स्थिति होती है कि जो बच्चा कोई भी चीज, अगर उसको आप पेंसिल भी दे दीजिए, पेन भी दे दीजिए, तो हर चीज को वो मुंह में डालने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उस स्थिति में, और जैसे मान लीजिए माँ का स्तनपान करता है या कोई सॉलिंग करता है, उसके नए नए दांत निकलते हैं, है ना, या किसी चीज को दबाने की कोशिश करता है दांत से, तो ये सारी जो कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो यहाँ पर ओरल स्टेज में पूरा इरोजेनस जोन है वो बालक के या बालिका के मुख पर स्थित है, अर्थात वो दांत हर चीज को, कुछ भी खिलौना भी दे देंगे उसको भी मुंह में डालने की कोशिश करेगा, चाहे वो खाने वाली चीज हो चाहे खाने वाली चीज नहीं हो, हर चीज को वो मुंह में डाल करके उसको प्रेस करने की या सक करने की या सॉलो करने की कोशिश करता है। इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है, मतलब आप कह लीजिए बालक का या बालिका का, तो उनका मानना है कि दो तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक को उन्होंने कहा ओरल पैसिव पर्सनालिटी और दूसरा उन्होंने कहा ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी। एक कह सकते हैं मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, है ना, यहां पर क्या है, ओरल निष्क्रिय व्यक्तित्व, और यहां पर आप कह सकते हैं मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। ठीक है, उनका मानना था कि जो ऐसे बालक जो होंगे वो, मतलब इसका जो स्टिमुलेशन होगा या तो मुखावस्था में ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब हर चीज को दांत से काटने की कोशिश करना, सक करने की कोशिश करना, जबड़ों के बीच में दबाने की कोशिश करना, ये अगर ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। यदि कम होगा तब उन्होंने कहा कि वह ओरल पैसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, और ऐसा बच्चा जो होता है वो दूसरे किसी के ऊपर निर्भर रहना या निष्क्रिय अवस्था में रहना, ऐसे सारे उसके व्यक्तित्व में इस तरह का स्व उसका डेवलप होता है। वो अपने से कोई कार्य नहीं करता, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करता है, हमेशा निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। इस तरह के बच्चे जो होते हैं जो ओरल स्टेज में बहुत ज्यादा इस तरह के बिहेवियर नहीं शो करते हैं। दूसरी तरफ जिनके अंदर ये ओरल स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चीजों को मुंह में डालने की कोशिश करना, काटने की कोशिश करना या जबड़ों के बीच दबाने की कोशिश करना, सोलो करने की कोशिश करना, ये सारी जिन बच्चों के अंदर ज्यादा होती है उस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभुत्ववादी होते हैं, है ना, डोमिनेटिंग नेचर वाले होंगे, वो दूसरे किसी का शोषण करने वाले होंगे, है ना, सैडिस्टिक टाइप के होते हैं, दूसरे किसी को दुख देने वाले, मतलब एग्रेसिव बिहेवियर उनका होता है, जो आक्रामक तरीके से वो कार्य करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये इसके पीछे क्या उनकी थियरी है, ये उन्होंने अवस्थाएं बता करके अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया है ना। अब इसके रिसर्च का विषय है कि कितना वो बातें उनकी सही हैं, लेकिन जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरी स्टेज वो कहते हैं एनल स्टेज। यहां पर जो इरोजिनस जोन होता है वो व्यक्ति के गुदावस्था में होता है। ठीक है, जनरली जो आपका ओरल स्टेज होता है वो लगभग बर्थ से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के बीच आपको वो दिखाई देता है ओरल स्टेज। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से कम के, उनके अंदर आपको हर चीज काटने की, पकड़ने की या सक करने की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे जब और विकास की अवस्था में बालक या बालिका आगे बढ़ता है तो वो इरोजिनस जोन होते हैं वो उसके एनल पार्ट पे आ जाते हैं, गुदावस्था में आ जाता है, और ये 1 साल से आगे के बच्चों से, आप 1 से 4 साल के बच्चों के बीच ये चीज देख सकते हैं। यहाँ पर इरोजिनस जोन होता है वो एनल रीजन होता है, और इस स्थिति में बच्चा पोटी करना सीखता है, पसीना आना शुरू होता है उसको, एक्सक्रीशन तो होता रहता है लेकिन एक्सक्रीशन कैसे, कहाँ पे कैसे करना है, इन सारी चीजों को वो सीखता है ना। इसलिए वो कहते हैं कि वो एक एनल स्टेज है। यहाँ पर भी 2 तरह की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक कहते हैं एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी और दूसरा कहते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। ये फिर वही ज्यादा या कम की अवस्था की होती है। ठीक है, जो एग्रेसिव पर्सनालिटी के लड़के होते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक, जिसको आप कह लीजिए गुदा आक्रामक व्यक्तित्व जो बच्चों का होता है, वो बहुत ज्यादा क्रूएल होते हैं, क्रुएलिटी अंदर उनके होती है, क्रूरता होगी, है ना, डिस्ट्रक्टिवनेस होगा उनके अंदर, विनाशिता का भाव होगा, वो दूसरे किसी से विद्वेष रखने वाले होंगे, है ना। मतलब इस तरह का जो बिहेवियर व्यक्ति का डेवलप होता है वो अधिक एनल स्टेज की अवस्था की वजह से होता है। दूसरा जो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी की बात करते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि
धारणात्मक व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व जिसके अंदर होता है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा वो जैसे कहते हैं कि वो हठी होंगे, हठ करेंगे, है ना। इसको कहते हैं कि वो ढीठ हो जाना, है ना, हट करना, या कह लीजिए कि उनको थोड़ा वो कंजूस माइजर टाइप के होंगे। उसमें समय समय के बहुत पंक्चुअल होंगे, है ना, समयनिष्ठ होंगे वो, और हर काम को क्रमबद्ध तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये जो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी जो व्यक्ति का होता है। एग्रेसिव व्यक्तित्व वाले बहुत ज्यादा क्रूर होंगे, क्रुएल्टी शो करेंगे, है ना, लोगों के साथ उनका व्यवहार क्रूरता वाला होगा, चीजों को डिस्ट्रक्ट करने वाले होंगे, है ना, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी विद्वेष की भावना दिखाई देती है। लेकिन जो एनल रिटेंटिव स्टेज वाले होते हैं, ये समय के पाबंद, काम को समयबद्ध तरीके से करना, थोड़े हठी प्रवृत्ति वाले, कंजूस प्रवृत्ति के ऐसे बच्चे बनते हैं। तीसरी अवस्था वो कहते हैं फैलिक स्टेज, जिसको आप लिंग प्रधान अवस्था भी कह सकते हैं, है ना। फैलिक का मतलब होता है लिंग की प्रधानता। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, तीसरी अवस्था वो कहते हैं फैलिक स्टेज, जिसको लिंग प्रधान अवस्था कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं 3 साल से 5 साल या 3.5 साल से 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको फैलिक स्टेज के अंतर्गत आप रख सकते हैं। यहां पर जो इरोजिनस जोन है वो ऐसा मानना है सिगमंड फ्रायड का कि इरोजिनस जोन उनके लैंगिक पार्ट पे ज्यादा होता है। ठीक है, और 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस की वो बात करते हैं, लड़कों में अलग और लड़कियों में अलग, है ना। चूंकि 2 तरह की जेंडर हमारी सोसाइटी में है, तो लड़कों का विकास कैसे होता है, लड़कियों का विकास कैसे होता है, इसके लिए वो फैलिक स्टेज में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक को वो कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा वो कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू बॉयज। ये जो मेल ऑफस्प्रिंग है या जो मेल इशू है, जो बालक है, बालक के अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास होता है, और लड़कियों के अंदर, बालिकाओं के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। ये क्या है ओडिपस कॉम्प्लेक्स? ओडिपस कॉम्प्लेक्स को आप ये कह सकते हैं लड़कों में जैसे उनके अंदर हमेशा चिंता रहती है कि उनका बंधियाकरण कर दिया जाएगा, है ना। जब इस स्टेज में बच्चा पहुंचता है, जब फैलिक स्टेज पे, अर्थात उसके जेनेटल आर्गन्स पे जब इरोजिनस जोन स्थित होते हैं, तो जो लड़का होता है उसको लगता है कि उसका कास्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, लोग उसको उसका बंधियाकरण कर देंगे, इसकी उसकी चिंता रहती है हमेशा। इस बात के लिए वो इस बात के उसको हमेशा डर रहती है, चिंता रहती है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी कहते हैं कि जो मेल ऑफस्प्रिंग होता है उसका झुकाव अपनी माता की तरफ ज्यादा होता है, जो अपोजिट सेक्स है मदर फादर की तरफ। तो वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसली, है ना, ये कोई जानबूझ करके वो, देखिए उनके जो सिद्धांत तो बहुत ब्रॉड रिस्पेक्ट में उसको समझिए, इसको केवल सेक्स तक, बहुत लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन केवल सेक्स तक किया है, लेकिन ये जो उनकी अवस्था को अगर बहुत ब्रॉडर रिस्पेक्ट में अगर आप समझेंगे तो बहुत इसीलिए उनको एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव साइंटिस्ट के रूप में माना गया है। वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसली वांट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मदर एंड डिस्टिंग्विश फादर। यहां पर बालक का जो इस तरह का बिहेवियर होता है कि उसका मदर से काफी अटैचमेंट होता है, मदर के साथ वो इंटरकोर्स करने की कोशिश या इस तरह की चीजें वो सोचता अनकॉन्शियसली, है ना, जानबूझ करके नहीं, उसका अनकॉन्शियस इस अवस्था में होता है। सिमिलरली दूसरी जो अवस्था होती है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में डेवलप होता है, जिसमें वो कहते हैं पेनिस एनवी की स्थिति यहां पर होती है, लैंगिक ईर्ष्या इसको आप कह सकते हैं, लड़कियों में होती है कि मेरे पास नहीं है इस चीज के लिए। तो यहां पर उनका जो अनकॉन्शियसली वांट सेक्सुअल प्लीजर विद फादर, ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू बॉय towards his mother and electra complex is found in girls towards her father। ये 2 तरह की अवस्थाओं के, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स जटिल व्यवहारों की वो एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने साइकोसेक्सुअल थियरी में। इस आधार पर वो लड़के और लड़कियों के विकास की 2 तरह की स्थितियां बताते हैं। एक कहते हैं फेलिकली फिक्स्ड बॉय और दूसरा कहते हैं फेलिकली फिक्स्ड गर्ल। जो लड़के होते हैं जिनके अंदर जेनाइटल बॉडी पार्ट्स पे उनके जो इरोजिनस जोन्स होते हैं
तो जो फैलिकली फिक्स्ड बॉय होते हैं उनके अंतर्गत क्या है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके अंदर उच्च आकांक्षा होगी, है ना, बहुत ज्यादा एमबीबीएस होंगे, एम्बिशियस होंगे वो, और उनके अंदर एक तरह से कह लीजिए धोखेबाजी की प्रवृत्तियां उनके अंदर ये चीज घर कर जाती है। मतलब अगर फैलिकली पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, तो बच्चों में जो फैलिक स्टेज में ज्यादा अगर होगा तो उनकी डेवलपमेंट इस तरह से होगा कि उसमें उच्च आकांक्षाएं होंगी। लेकिन जो गर्ल्स होंगी, जो लड़कियां होंगी, लड़कियों में जो डेवलपमेंट होता है उनके अंदर फ्लर्टिटियसनेस, मतलब फ्लर्ट करना, लड़कों के साथ इश्कबाजी करना, है ना, सम्मोहकता का या बहुत ज्यादा स्वच्छंद संभोगिता का जो विकास होता है वो लड़कियों में इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो ये फैलिक स्टेज जो है, जो जेनेटल स्टेज पे उनके इरोजेनस जोन्स होते हैं, दो तरह के अलग अलग पर्सनालिटीज डेवलप होते हैं, लड़कों में अलग प्रकार की और लड़कियों में अलग प्रकार की। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जो चौथी अवस्था है जिसको आप लेटेंसी स्टेज कह रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि टेक्निकली अगर कहा जाए तो यह टेक्निकल रूप से सिगमंड फ्राइड के साइकोसेक्सुअल थियरी का पार्ट नहीं है, ये आप कह सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जैसे आपने ओरल स्टेज देखा, एनल स्टेज देखा और आपने फैलिक स्टेज देखा, तो यहाँ इन तीनों अवस्थाओं में जो आपके इरोजिनस जोन एकदम स्पष्ट हैं, कभी मुख पे, कभी एनल पार्ट पे, कभी उनके जेनाइटल पे, ये सारी चीजें तो फिक्स हैं। लेकिन अव्यक्ता अवस्था में जो उनका लेटेंसी स्टेज है, यहां पर कोई इरोजिनस जोन नहीं होता, है ना, इसलिए आप इसको अव्यक्त या लेटेंसी स्टेज कहते हैं, छुपा हुआ है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इरोजिनस जोन नहीं है, लेकिन वह छुपा होता है। और ये अवस्था 6-7 साल से लेकर के 12 साल तक की स्थिति में ये चीज होती है। इसकी जो एज का अगर आप कहें तो 6 से लेकर के 12 साल या 5 साल से 5-5.5 साल से लेकर के 12 साल 11.5 साल के बच्चों के अंतर्गत आप कह सकते हैं। क्या होता है इसमें? लेटेंसी स्टेज में कोई भी इरोजिनस जोन नहीं होता। पहली बात कि इसमें कोई भी इरोजिनस जोन नहीं होगा, इसीलिए आप इसको टेक्निकली साइकोसेक्सुअल थियरी का पार्ट नहीं मानते हैं, कोई स्टेज नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सेक्सुअल विशेज आर डॉर्मेंट। यहां पर जो उसकी एक तरह से कह लीजिए जो लैंगिक इच्छाएं हैं वो दब जाती हैं, उसको डॉर्मेंट स्टेज में चला, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं, वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती हैं, वो बदल जाती हैं। और सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, जो लिबिडो एनर्जी की बात वो कर रहे थे बार बार, उसको व्यक्ति सब्लिमेट करता है। सब्लिमेट करने का मतलब उसको अपने दूसरे कार्यों में दिखाई देता है। उसका जो सेक्सुअल विशेष हैं ये सारे नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज में दिखाई देगा। वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, कोई आर्ट या ड्राइंग बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह मतलब यहाँ पर क्या है कि इस लिबिडो एनर्जी का सब्लिमेशन हो गया, शोधन हो गया, है ना, शोधित कर दिया आपने। अभी तक सारे स्टेज में आपने देखा कि वो सारे इरोजिनस जोन्स थे, वो सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन लेटेंसी स्टेज में जो व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो शोधित हो गया, सब्लिमेट हो गया, और वो सारे कार्य जो सेक्स की इच्छाओं से, जो यौन की इच्छाओं से संबंधित थी, वो सारी उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके खेल कूद में, उसके जो आर्टिस्टिक गाना गाने में, सिंगिंग करने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, है ना, या नृत्य करने में, इन सारे में चीजों में वो परफॉर्म करना शुरू करता है। तो इस तरह से उसकी वो एनर्जी सब्लिमेट हो जाती है, बदल जाती है, शोधित हो जाती है, आप कह सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको आप सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं। सुसुप्त अवस्था है ये, या अव्यक्त अवस्था है। यहाँ पर ये जोन एकदम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको आप लेटेंसी स्टेज कहते हैं। और 5वां स्टेज वो कहते हैं जेनाइटल स्टेज, जिसको आप जननेंद्रिय अवस्था कह सकते हैं, है ना। जेनाइटल मतलब जननेंद्रिय, जो ह्यूमन बॉडी में अलग और जो मेल बॉडी में अलग और फीमेल बॉडी में अलग होती हैं, वो जेनाइटल स्टेज में यहाँ पर आता है। यहाँ पे वो खास करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि अब 13 साल से लेकर के आगे तक की, मतलब 12.5 साल 13 साल के स्टेज से आगे की जितनी भी अवस्थाएं हैं, वह उसके ऊपर की अवस्था को आप जेनाइटल स्टेज में रख सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के जो एडोलसेंट्स हैं, मतलब जो किशोरावस्था के व्यक्ति हैं या एडल्टहुड में जो पहुंचे, मतलब यही जो किशोरावस्था की अवस्था है,
है ना। 15 साल से 13 साल 14 साल के ऊपर के जो विद्यार्थी हैं, जो लड़के हैं लड़कियों हैं, उनके अंदर ही जेनाइटल स्टेज दिखाई देता है। इस स्टेज पर बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर में, फंक्शन में आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होंगे, जिसको आप सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहते हैं, मेल में अलग फीमेल में अलग जो डेवलपमेंट्स की बातें करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। और हार्मोन्स की अधिकतम स्रावता की वजह से, या जो भी आप कह लीजिए, जैसे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स की बात आप जानते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, दीज आर द मेन डोमिनेटिंग हार्मोन्स विद इन द बॉडी ऑफ वुमेन्स। ये लड़कियों में ज्यादातर डोमिनेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। वो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से हैं। तो वुमन में जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव दिखेगा, प्रोजेस्टेरॉन का आपको दिखेगा, और उसके विपरीत लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, है ना। इस तरह की चीजें आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आपको चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो बहुत सारे बॉडी चेंजेज बॉडी के स्ट्रक्चर में, मेल्स फीमेल्स में वो दिखाई देते हैं आपके। और यहाँ पर एक विशेष सिगमंड फ्रॉइड बिहेवियर शो करने की बात करते हैं एडोलसेंट्स में, कि जब किशोरावस्था में बालक या बालिका होती हैं तो उनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी की भावना डेवलप होती है, जिसको आप समलैंगिकता की बात करते हैं। गर्ल्स आर कॉल्ड एज लेस्बियन एंड बॉयज आर कॉल्ड एज गे। उनका अपने जो समलिंगी हैं, मतलब लड़कों का लड़कों के प्रति प्रेम और लड़कियों का लड़कियों के प्रति प्रेम, अपोजिट सेक्स में नहीं बल्कि जो सिमिलर सेक्स हैं उसमें होमोसेक्सुअलिटी की भावना एडोलसेंट में वो दिखाई देती है, क्योंकि जेनेटल स्टेज में है, जननेंद्रिय अवस्था में अवस्था चल रही है, तो होमोसेक्सुअलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अप टू द एडोलसेंट एज दिखाई देती है। धीरे धीरे और आज अब आगे विकसित होने की अवस्था होगी, एडोलसेंट को व्यक्ति पार करेगा, है ना। धीरे धीरे उसका 18 साल 17 साल 18 साल की एज तक जब वो पहुंचता है, तब वो धीरे धीरे मेंटली, सोशली और फिजिकली मैच्योर बिहेवियर करना शुरू करता है। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसे परिपक्व व्यवहार करता है जिसकी वजह से समाज के नैतिक मूल्यों को वह स्वीकार करना शुरू करता है। यहां तक उसकी जो हो सकता है गलत चीजों को, जैसे होमोसेक्सुअलिटी हमारी सोसाइटी में लोग अच्छा नहीं मानते, लेस्बियन को, गे को लोग नहीं मानते, बहुत सारी सोसाइटी में उनको मान्यता भी दी गई है ना। आपकी अपनी सोसाइटी भी उसको मान्यता देती है। अभी हाल ही में आप लोग घटनाक्रम देखे होंगे, जो बीबीसी में भी काफी चर्चा का विषय बना था, है ना। आपस में दो लड़कों का शादी या लड़कियों की विवाह करने की जो व्यवस्थाएं हैं, तो ये आपको एडोलसेंट एज में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि केवल एडोलसेंट में ही होगा, एडल्टहुड में भी दिखाई दे सकता है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर। लेकिन आमतौर पर साधारणतया व्यक्ति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से एक परिपक्व व्यवहार करना शुरू करता है, और धीरे धीरे वह सेक्सुअली एक्सेप्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। वो क्या है? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तभी करता है जब वह मैरिज इंस्टीट्यूशन से बंध जाता है ना। वो सेक्सुअल एक्सेप्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि वह सामाजिक रूप से जो स्वीकार्य लैंगिक संबंध है उनको वो शादी के बंधन में बंधने के बाद ये सारे काम वो करने की कोशिश करता है। तो ये जेनाइटल स्टेज में वो 5वीं अवस्था के बारे में बात करते हैं, और फिर व्यक्ति एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ की तरफ अग्रसर होता है। तो ये 5 अवस्थाओं में उन्होंने अपने साइकोसेक्सुअल थियरी के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, ठीक है, ये तो एक उसके बेसिक आप देखिए, साइको एनालिटिकल थियरी और साइको सेक्सुअल थियरी को मिला करके देखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति का स्व कैसे डेवलप होता है। जो अभी उन्होंने आइसबर्ग की बात करी, जिसमें वो इड की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं और सुपर ईगो की बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं इदम, अहम और परा अहम, है ना। हिंदी में कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। इन्हीं का जो इंटरेक्शन है व्यक्ति के बीच, व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो इड, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परा अहम, इन्हीं के बीच अंतः क्रिया करने की वजह से व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति के मानव का जो स्व है वो विकसित होता है। कैसे होता है? साइकोलॉजिकल थ्योरी में वो क्या कहते हैं? वो बात करते हैं कि व्यक्ति के मन की 3 अवस्थाएं हैं, जिसको वो
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। और इस कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बीच अर्थात इड ईगो और सुपर ईगो के बीच जो लिबिडो है अर्थात जो साइकोसेक्सुअल फोर्स है, जिसकी वजह से व्यक्ति कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या करता है, वो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में वो बताते हैं। तो ह्यूमन माइंड है उसको उन्होंने कहा है कि आइसबर्ग के समान होता है, पहले भी हमने आपसे चर्चा किया। उनका मानना था कि जो कॉन्शियस लेवल है वो केवल 10% है, अर्थात जो चेतन अवस्था में व्यक्ति कार्य करता है, जिसको आप इड कह लीजिए, वो केवल 10% है। 90% पार्ट जो है व्यक्ति का वह उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। 10% में क्या करता है? विचार करना, किसी चीज के प्रति उसका प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें उसको चेतन अवस्था में, जब जागृत अवस्था में व्यक्ति तब वो चीजें करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो उसकी मेमोरी में होती हैं, स्मृति में होती हैं, और कुछ ज्ञान जो वो अपने अंदर स्टोर किया रहता है। जैसे आप लोग, हमने फिर आपको एग्जांपल वही देंगे गजनी का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना। जैसे कभी आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, वो अगर ड्रिंक कर लेता है तो ड्रिंक करने के बाद लगता है अंग्रेजी बड़बड़ाने, है ना, उसको लगता है कि कितना बड़ा इंग्लिस्तान से पकड़ के आ गया, उसको अंग्रेजी कितना फर्राटेदार आ रही है, पता नहीं वो गलत बोलेगा कि सही बोलेगा। उनका मानना था कि व्यक्ति के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में असंख्य दमित इच्छा है। जो हम लोग ये सपने देखते हैं ना, सपने रात को जो हमको सपने आते हैं, उनकी ड्रीमिंग की भी आप एक्सप्लेनेशन इसके आधार पे लोगों ने किया है कि व्यक्ति के सपने क्यों आते हैं। जो व्यक्ति रात में सो जाता है तो रात में क्यों समोसा, गुलाब जामुन और रसगुल्ले खाना शुरू कर देता है, या कोई गलत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति डाका डालना, हत्या करना, चोरी करने की बातें क्यों करने लगता है, क्यों उसको इस तरह के सपने आते हैं। हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, बुरे सपने और अच्छे सपने, कि अगर सफेद साड़ी में पहन करके कोई औरत दिखाई दे रही है तो क्या होगा, है ना, उल्लू दिखाई देगा तो क्या होगा। तो ये अपने अलग अलग मैथोलॉजी में अलग अलग चीजें की सोचने की बातें हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं हैं, जिसको व्यक्ति अपने दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज उसका नहीं हो पाया, वो उसकी दमित इच्छाएं उसके दिमाग में भरी पड़ी हैं, और जब कभी ऐसी फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो दमित इच्छाएं अचानक से विस्फोट करती हैं। ये जितने भी साइकेट्रिस्टिक्स होते हैं, जो साइकेट्रिक मरीज होते हैं, उनके अंदर उन्होंने यही कहा कि उनके अंदर बहुत सारी दमित इच्छाएं हैं, और दमित इच्छाएं कैसे बनती हैं इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके जो चेतन कार्य, जितने आप जागृत अवस्था में जो काम आप कर रहे हैं, है ना, वो सारी आपकी केवल 10% माइंड का आप यूज कर रहे हैं। 90% माइंड जो है वो आपके अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क में छुपी हुई हैं। जो व्यक्ति, देखिए यहाँ भी आइसबर्ग से उन्होंने तुलना करी है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है, इसको कोई जान नहीं सकता। इसलिए हम प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग कर, अपने रोशा का मसलक परीक्षण सुना होगा, इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसके माध्यम से हम उसके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता करते हैं। क्या है ये इड, जिसको कहते हैं इदम, ठीक है। वो कहते हैं कि ये इड ऐसी, इदम ऐसी चीज है जो उसकी असामाजिक जितने भी एस्पेक्ट हैं, जिसका वह समाज में क्या होगा, अच्छा है बुरा है, इसका कोई चिंता नहीं करता वो। मतलब उसका जो इंस्टिंक्टिव डिजायर है, किसी भी तरीके उसको पूर्ण करना है। जैसे छोटा बच्चा है, वो कहीं बाहर चला गया मम्मी पापा के साथ, मान लीजिए मॉल में चला गया, उसको कोई चीज पसंद आ गई, कोई खिलौना पसंद आ गया, अब उसको हर हाल में लेना ही है, चाहे आपके पर्स में पैसे हो, चाहे एटीएम से आप पेमेंट करिए, चाहे पर्स से निकाल करके पेमेंट करिए, चाहे कुछ भी करिए। वो क्या है? वो उसका इड है, इदम है। वह हर हाल में उसकी पूरा करने की कोशिश कराएगा, हर हाल में उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। आपके पास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उस समय पैसा नहीं है, तो किसी अपने मित्र से उधार लेकर के उसकी वो चीज पूरा करिए। तो ये है अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो नहीं देखता कि पापा के पास पैसे हैं कि नहीं, मम्मी के एटीएम में पैसे हैं या नहीं, या अभी हमको देर हो रही है, इससे उसे कोई मतलब लेना देना नहीं। उसको तो वो खिलौना चाहिए, या कोई जो चीज उसको पसंद आ गई वो चीज उसको चाहिए। ये उसका इड है, इदम है, जो उसके इंस्टिंक्ट डिजायर्स में दिखाई देता है। दूसरी बात, वो पर्सनालिटी का एकदम इनएसेसिबल पार्ट है। मतलब इसको वो किसी भी तरीके, हर हाल में पारित करने की कोशिश, हर हालत में उसको वो पास करने की कोशिश करेगा। उसको वो चीज नहीं तो वो जमीन पर लेट जाएगा,
है ना। अगर आप उसको खिलौना नहीं दिलाए तो जमीन पर तुरंत लेट जाएगा, वो काम, वो और कोई काम, रोना गाना सारा कुछ काम हो सकता है, हाथ पैर चला करके मारने पीटने की भी कोशिश करे। इस तरह के जो बिहेवियर है व्यक्ति के, वो इड की वजह से हैं, ईदम की वजह से हैं। और इसमें बहुत सारे सोर्सेस की वो बात करते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स हैं। जैसे वो कहते हैं भूख, यदि आदमी को भूख भूख लगी हो तो किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। यदि पेट में चूहे कूद रहे हो तो आपको किसी भी काम में कोई मन नहीं लगेगा। उसी तरह से आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, आपकी जो आक्रामक बिहेवियर है, अगर आप आक्रामक हो गए तो किसी को भला बुरा भी कह सकते हैं, ये भी नहीं देखेंगे कि मम्मी है कि पापा हैं, हो सकता है हाथ भी चल जाए आपके। उसी तरह से सेक्सुअल ड्राइव्स, जब व्यक्ति के सेक्सुअल ड्राइव्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वह हर हाल में इसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये उसके कुछ सोर्सेज हैं ड्राइव्स के, जिसको व्यक्ति, ये अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट्स हैं, वो नहीं देखेगा। ऐसी इन सब चीजों की जब उसको ड्राइव होगी, जब इसकी भूख होगी, तो वह सही है या गलत है इसकी बिना चिंता किए उसको वो पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिक्वायर्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, वो तुरंत उसको उसका संतोष होना चाहिए, अगर किसी भी तरीके, एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, पैसा है पैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगा, जैसे यहाँ पे चलन है पोहा जलेबी का, आपको सुबह सुबह गए आप सुबह, और पोहा जलेबी खाने की इच्छा है, जेब में हाथ डाले आप, और आपकी जेब में पैसा नहीं मिला, और आपके मुंह से लार टपक रहा है कि हमको पोहा जलेबी खाना है। अब आप दुकानदार के पास गए और देखे कि कैसे उसका आंख इधर उधर हो, और आप फट से हाथ में उठाए और मुंह में जलेबी डाल लें। एक ये भी तरीका हो सकता है। इड क्या कहेगा कि जैसे ही दुकानदार कहीं जाता है वैसे ही जाओ और एक मुट्ठी पोहा ले लो और जलेबी लेकर के भाग जाओ और कहीं अलग बैठ करके खा लो। ये क्या है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन है। वो ये नहीं देखता कि लोग उसको पकड़ करके मारेंगे या उसको बुरा भला कहेंगे, इस बात में कुछ नहीं सोचता वो। उसको तो बस पोहा जलेबी चाहिए, किसी भी तरीके मिल जाए वो खा करके अपनी क्षुधा की पूर्ति कर ले, ये उसकी जरूरत है। इस चीज को करने की कोशिश करता है, ये है इड, जिसको कहते हैं इदम। दूसरी बात, यदि आपने इसको दबाने की कोशिश की, आपको बहुत खाने की इच्छा है पोहा जलेबी, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम अगर उसको करेंगे तो, अगर आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने उसको कहा कि नहीं ये करना ठीक नहीं है, तब वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, जो सुपर ईगो आपका था वो हावी हो गया। सुपर ईगो कहा कि नहीं, हमको अगर खाना है तो हम चलें कहीं से, कुछ मेहनत मजदूरी करें, उससे पैसे जो मिलेंगे उससे हम खरीद करके खाएंगे, हम चुरा करके नहीं खाएंगे। ये अगर आपके मन में आ गई बात, तो आपने अपने इड को सप्रेस कर दिया, आपने अपने इड को कंट्रोल कर लिया, सुपर ईगो आपका हावी हो गया, सामाजिक नैतिकता आपके ऊपर हावी हो गई। अब वो आपके दमित इच्छा में चली गई, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई। तो ये है इड, जो हर हाल में उसका सेटिस्फैक्शन चाहता है। दूसरा है ईगो। ईगो व्यक्ति में काम करता है, ठीक है। द ईगो इज द एक्टिंग इंडिविजुअल। क्या करना है, हमको पोहा जलेबी खाना है तो कैसे खाना है, इसके बीच वो कार्य करने का काम करता है। अर्थात वह एक मीडिएटर की भूमिका में है। चुरा करके खाएं या घर से जाएं पैसा लेकर के, अब लेकर के आए खाएं, या मेहनत मजदूरी करके लेके आए तब खाएं, ये मीडिएटर की भूमिका में है। अर्थात उसकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा तो है खाने की, लेकिन क्या करना है उसके लिए, इन दोनों के बीच वह सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। इच्छा तो खाने की है, लेकिन क्या चुरा करके खाएं या मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएं फिर खरीद करके खाएं, ये चीजें जो है उसकी मीडिएटर की भूमिका में ईगो होता है। और वो रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति की आवश्यकताओं के अर्ज को, कितनी उसकी आवश्यकता है, इड उसका क्या चाहता है, कितना डोमिनेटिंग है इड, इन दोनों के बीच वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। आप ये कह सकते हैं कि वो मीडिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट के, इड और सुपर ईगो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। इड चाहता है कि एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके मारपीट के भी खाना हो, उसके लिए गोली चलाना हो, मारना पीटना हो, उसके लिए भी वो कर देगा वो। इड तो ये चाहेगा। सुपर ईगो कहेगा कि नहीं,
मारना पीटना, गाली देना, गोली मारना ये गलत बात है, इसको नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों के बीच वो रिजल्टेंट फोर्स की तरीके काम करता है, मीडिएट करने का काम करता है ईगो, जिसको आप कहते हैं अहम। तीसरी बात है आपकी सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या है? रिप्रेजेंट्स द सोशल आइडियल्स। ये मानना था कि जो सुपर ईगो है वह सामाजिक आदर्शों को लेकर के चलता है, जो आपके समाज के मानक हैं, उसके जो मूल्य हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपके अपने नैतिक और अनैतिक के बीच जो आइडिया है, इन सब चीजों को आप कह सकते हैं कि वो सारा सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। और व्यक्ति इन सारी चीजों को इंटरनलाइज करता है। जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप हमेशा उसको हर बात पे बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सुपर ईगो क्या है? हर जगह माँ बाप आपको चीजें नहीं बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अपनी आपकी इनसाइड की साइकी क्या है, आप अंदर से क्या समझते हैं। जो छोटा छोटा बच्चा है वो अंदर से क्या समझता है, क्या कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, जब वो खुद से जज करता है, वो उसका सुपर ईगो उस स्थिति में कार्य करता है कि क्या हमारे समाज के मूल्य क्या है, उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। और जो फ्रायड का सुपर ईगो है, यह कहते हैं कि यह की डिवाइस है, मतलब यह एक चाबी की कुंजी की तरीके, वह उपकरण की तरीके है जो सोसाइटी के वैल्यूज को कैसे बच्चों में ट्रांसमिट करना है। ये पार्सन्स यही चीज उन्होंने सिगमंड फ्रायड के सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट से लिया। वो यही कहते हैं कि सामाजिक जो मान्यताएं हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उसको कैसे बच्चे में हस्तांतरित करना है, इस चीज के लिए सुपर ईगो बहुत काम आता है। एंड सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन दिस वे। और धीरे 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 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके सामाजिक मानक हैं, जो आपके सामाजिक मूल्य हैं, विचार हैं, वो आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। कंक्लूसिव रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे ड्राइव्स हैं उसके समक्ष। व्यक्ति है तो उसकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, खाना है, कपड़ा है, नौकरी है, चाकरी है, कार है, मोटरसाइकिल है, घोड़ा है ना, अच्छा घर मिलना है, अच्छी बीवी मिलना है, बहुत सारी उसके सामने बहुत सारे ड्राइव्स हैं। और सब को वो सेटिस्फाई कर ही ले ये जरूरी तो है नहीं। चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा, उसकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाए इस समाज में, ऐसा संभव नहीं है। हर चीज के लिए वो संतुष्ट नहीं हो सकता। और जो चीजों के लिए संतुष्ट नहीं हो सकता, वो जो चीजें वो पूर्ण कर लेगा उससे तो उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो कि इड है, जिसको उसने पूर्ण कर लिया। जो नहीं पूर्ण कर पाया वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, कंट्रोल कर लिया अगर उसके ऊपर उसने फिर भी, तो उसके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो विस्फोट करके बाहर निकलेगा। और जो उसके बीच जो कंट्रोल करने की स्थिति है, अर्थात इड जो उसके मूलभूत इच्छाएं हैं, और सुपर ईगो जो सामाजिक नैतिक कार्य हैं, इन दोनों के बीच कंट्रोल करने की जो स्थिति बनाता है वो ईगो बनाता है। वो उसको एक जैसे एक चालक है कोई, मतलब इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको रेगुलेट करने का काम ईगो करता है। आप ये समझ लीजिए जैसे कोई कार ड्राइवर है या ट्रेन का चलाने वाला है या घुड़सवार है, उसका जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो जिधर चाहे उधर अपनी गाड़ी को, घोड़े को, ट्रेन को मुड़ा दे। अगर सही रास्ते पे ले जाना है तो उधर की तरफ मोड़ देगा, अगर गलत रास्ते पे ले जाना है तो उधर की तरफ मोड़ देगा। सही रास्ता क्या है? सुपर ईगो का। गलत रास्ता क्या है? इड का। तो इन दोनों के बीच वो एक एक बनाता है, एक रास्ता अख्तियार करता है कि किस रास्ते पे हमको चलना है। इड कहेगा कि हमको तुरंत से खाना चाहिए किसी भी तरीके, लेकिन सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, आप खरीद करके खाओ। तो ये जो रिलेशनशिप बनाने का काम है इड और सुपर ईगो के बीच, वो आप कह सकते हैं हॉर्स, जो उन्होंने एग्जांपल दिया है वो हॉर्स और राइडर का दिया है। ठीक है, वो हॉर्स और राइडर का दिया है कि राइडर उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आप इवेल्युएशन इसकी करें पूरी फ्रायड की थ्योरी की, तो इसके बहुत कटाक्ष भी हुए हैं। एक तो कटाक्ष आप यही समझ लीजिए कि बहुत लोगों ने इसका जो इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने कहा कि हद से ज्यादा इन्होंने सेक्सुअलिटी को अपनी थ्योरी में रखा है, हर चीज के लिए सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी की बात करी है। तो इसका लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, है ना, बहुत बिटर कंट्रोवर्सी, यहाँ पे लोग उनको बहुत कठोर क्रिटिसिज्म करते हैं कि इन्होंने सेक्स को या सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा अपनी थियरी में
दिया है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपनी जो स्टडी करी वो स्टडी केवल मनोरोगियों के ऊपर करी है, तो सामान्य व्यक्तियों पे कैसे ये लागू हो सकता है। ये भी क्रिटिसिज्म मिलता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये तो एक साइकियाट्रिस्ट थे, इन्होंने जो भी स्टडी करी वो मनोरोगियों के ऊपर करी है, तो उसको सामान्य व्यक्तियों पे लागू करना ठीक नहीं है, ये भी कहते हैं। कुछ लोग इनका कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति के स्व के डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो समाज को एकदम से नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन जाए, ईगो जैसा चाहे उसको कर दे, समाज का कोई मतलब नहीं है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज अपोजिट टू द व्यूज ऑफ कूले और मिड। आगे जब हम लोग कूली और मिड की थ्योरी को समझेंगे तो उसमें वो लोग समाज को ज्यादा महत्व देते हैं कि समाज के कारण व्यक्ति के स्व का विकास होता है। कूले और मिड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेरी इमरजेंस ऑफ द सेल्फ इज सोशल प्रोसेस, वो एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि फ्राइड उसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं, साइको साइंटिफिक थियरी के रूप में। फिर वो कहते हैं कि नॉट ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस एज कंट्रोल्ड बाय फ्रॉइड, ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है ना, इसमें समाज का भी बात है। एंड दे हैव व्यूड सेल्फ एंड सोसाइटी एज टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम थिंग्स, है ना। वहां पर वो व्यक्ति के स्व को और समाज को एक ही में लेकर के देख रहे हैं, व्यक्ति में ही देख रहे हैं। सुपर ईगो भी कह रहे हैं व्यक्ति के अंतर्गत ही है, और ईगो भी व्यक्ति के अंतर्गत ही है, और इट भी व्यक्ति के अंतर्गत है, मतलब समाज को एकदम से निग्लेक्ट किया है, जिसकी इनकी लोग आलोचना करते हैं। एंड फ्राइड फाइंड्स दैट द सेल्फ एंड सोसाइटी आर ऑफन ओपोनेंट्स एंड सेल्फ इज बेसिकली एंटी सोशल, है ना। ईड को कहा उन्होंने कि एंटी सोशल, जितने भी कार्य आप करते हैं सब एंटी सोशल ही हैं, कोई सोशल के हिसाब से आप चीजें नहीं सीखते। तो इसलिए इनकी बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। इसको आप लोग और ज्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे मटेरियल्स आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, बाकी साइकोलॉजी की बुक्स में भी मिलेगा, आपको देखना चाहिए इसको। सोशलाइजेशन, हालांकि सोशलाइजेशन का उन्होंने कहीं पे शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी थियरी में व्यक्ति का स्व कैसे विकसित होता है इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क हियर। बताइए। समझ आया? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न? आप लोग शायद पढ़े होंगे इसको साइकोलॉजी के पेपर में।